इस वीडियो में हम लोग जेम्स बॉल्डविन का लिखा हुआ गो टेल इट ऑन द माउंटेन नॉवल के बारे में जानेंगे, इसका कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, सेटिंग के बारे में, कहानी के बारे में और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और सिंबॉलिज्म के बारे में भी जानते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गो टेल इट ऑन द माउंटेन एक रिकंस्ट्रक्शन एरा का सोसाइटी के ऊपर बेस करके लिखा गया है। नाउ व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन एरा? अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए, तो उस दौरान सिविल वॉर के बाद जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे तो सिविल वॉर तो चलिए अबॉलिश हो गया था, लेकिन रेसिज्म ख़त्म नहीं हुआ था। स्लेव्स के प्रति, अफ्रीकन अमेरिकन के प्रति, ब्लैक कम्युनिटी के प्रति अमेरिकन्स का या वाइट कम्युनिटी का जो एक गुस्सा, जो एक हेट्रेड, जो एक आप कह लीजिए कि घृणा तरीके का फीलिंग था, वो तभी भी था। ठीक है, और उस दौरान सारा चीज़ को ठीक किया जा रहा था। रिकंस्ट्रक्ट इन द सेंस नया सिरे से शुरुआत करना। तो स्लेवरी अतीत होने के बाद पूरा समाज व्यवस्था को एक तरीके से सही तरीके से सुधारना, एक अनुशासन को, एक प्रशासन को, लीगल सिस्टम को, फ्रेमवर्क को, सब चीज़ को एक नया तरीके से सजाने का व्यवस्था किया जा रहा था अमेरिका में। लेकिन उस दौरान भी स्लेवरी तो ख़त्म हुआ था, लेकिन रेसिज्म ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, जिसका इफेक्ट यहाँ तक आज भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलता है। रेसिज्म हर किसी का माइंड में घुस गया है, सबकॉन्शियस में घुस गया है। ये एक परिवार का कहानी है बेसिकली, जिसमें जो एक रिलीजियस फैमिली है, ठीक है, जिसमें पिता गैब्रियल है, ठीक है, उनके जो वाइफ एलिजाबेथ, और फिर उसका जो बेटा, 3 बेटा है, उसमें सबसे मेन जॉन है। उसी को लेकर के मेन कहानी है। जॉन ही प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का। तो कैसे उसको अपना पूरा ज़िंदगी में ये सारा चीज़ अफेक्ट करता रहता है, ये रेसिज्म, फिर रिलीजियन, उस दौरान जिस किस्म से रिलीजियन को पोर्ट्रे किया जाता था, फिर उसका अपना खुद का जो एक एम्बिशन है, अपना खुद का उसका जो आइडेंटिटी है, अपना खुद का उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये सब चीज़ करके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है। लेकिन रिलीजियन कैसे उसका ज़िंदगी में क्लैश करता है, रेसिज्म कैसे उसका ज़िंदगी में क्लैश करता है, इसको लेकर के पूरा एक कहानी है ये गो टेल इट ऑन द माउंटेन। अब इसमें जो माउंटेन शब्द है ना, ये सिंबॉलिक है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ये बाधा को, ठीक है, ये ऑब्स्टैकल को सिंबलाइज करता है। किस चीज़ पे ऑब्स्टैकल? रिलीजियस पाथ में स्टे करने का ऑब्स्टैकल। आप अगर होली पाथ में रहना चाहते हो, आप अगर सही सटीक पथ में रहना चाहते हो, तो वो आसान बेशक नहीं है। अगर आपको सही रास्ता, सही दिशा मिल भी जाए, तो वहीं रिलीजियस दिशा में टिके रहना जिंदगी में इज़ वेरी 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 टफ। इट इज़ लाइक क्लाइंबिंग अ स्टीप माउंटेन, जिसमें हर स्टेप में आपका चैलेंज, रिस्क, यहाँ तक कि मौत भी हो सकता है। तो ये है माउंटेन का सिंबल। ठीक है, अब पूरा ये जो नॉवेल है, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि रिकंस्ट्रक्शन एरा में स्थित है। तो 1935 का जो हार्लेम शहर था, न्यूयॉर्क का साइड में हार्लेम, जिसमें ब्लैक कम्युनिटी काफ़ी हद तक मतलब बसता था, तो उस शहर में 1935 का बैकग्राउंड में ये स्थित है। पूरा 3 पार्ट में ये नॉवेल है, जिसमें पहला पार्ट है द 7 डे, दूसरा पार्ट है द प्रेयर ऑफ द सेंट्स। ठीक है, इस प्रेयर ऑफ द सेंट्स में भी 3 अलग अलग चरणों में होता है। एक फ्लोरेंस का प्रेयर है, गैब्रियल का प्रेयर है, एक एलिजाबेथ का प्रेयर है, और आखिरी पार्ट है द थ्रेशिंग फ्लोर, जिसमें क्लाइमैक्स पहुंचता है और जिसमें जॉन जो है फाइनली अपना रिडेम्पशन पा लेता है। फाइनली वो रिलीजियस पाथ चूज कर लेता है और उसी में स्टे रहता है। ठीक है, अब आइए समरी को हम लोग देखते हैं, ताकि पूरा कहानी समझ में आए और इसका पीछे का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन और सिंबॉलिज्म है वो भी हम लोग समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कहानी जो शुरुआत होता है, पहला पार्ट है द 7th डे। ठीक है, अब ये 7th डे क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ईस्टर फेस्टिवल का जो नेक्स्ट 7वां दिन होता है। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें पेंटिकोस्ट नाम का एक फेस्टिवल पालन किया जाता है। पेंटिकोस्ट वो फेस्टिवल है जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन को या उस मोमेंट को, जब जीसस का जितने भी डिसाइपल्स थे उनके ऊपर होली गोस्ट का एसेंशन हुआ था। ठीक है, होली गोस्ट उन पे डिसेंड किए थे, होली गोस्ट का स्पिरिट उन सब में आ गया था और वो लोग स्पिरिटेड हो गए थे। इसी घटना को मेमोराइज करने के लिए, इसी घटना को सेलिब्रेट करने के लिए पेंटिकोस्ट नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, वहीं ईस्टर संडे का नेक्स्ट 7th डे में। तो दैट इज कॉल्ड पेंटिकोस्ट, और इसीलिए उस फेस्टिवल के बारे में ही बात करके पहला पार्ट शुरू हो रहा है, इसलिए पहला पार्ट का नाम है द 7th डे। ठीक है, तो सबसे पहले वो चर्च का नाम जान लेते हैं जहां पे ये सारा चीज होगा। दैट इज द पेंटिकोस्टल चर्च, और उसका नाम है टेम्पल ऑफ द फायर बैप्टाइज्ड। पेंटिकोस्टल चर्च इसीलिए क्योंकि उस चर्च में पेंटिकोस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। चर्च का नाम क्या है? टेम्पल ऑफ द फायर बैप्टाइज्ड। ध्यान से याद रखिएगा,
ये किसका चर्च है? ये जॉन का फैमिली चर्च है। फैमिली चर्च क्यों? क्योंकि जॉन के जो पिता है गैब्रियल, वो इसके हेड पैस्टर है, हेड डीकॉन है, ठीक है। अब सब कोई क्या कहता है कि गैब्रियल जैसा बहुत अच्छा एक पैस्टर है, बहुत अच्छा एक रिलीजियस फिगर है, हम सबको गाइड करता है, वैसे उसका बेटा जॉन भी एकदम अपने पिता के राह में ही चलेगा, वो भी एक दिन बड़ा होकर उन्हीं के जैसे पैस्टर बनेगा, उन्हीं के जैसे रिलीजियसली सबको गाइड करेगा, ये सबका कहना है। अब हालांकि जॉन का अपना ऐसा मानना तो नहीं था, लेकिन सबके पास सुनते 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 आखिरकार में वो भी डिसाइड कर लेता है, चलो ठीक है, इतना प्रेशर, एक तो सोसाइटल प्रेशर भी है और ऊपर से पारिवारिक प्रेशर भी है, क्योंकि गैब्रियल खुद भी चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो उसके राह में चले, उसका नाम शान शौकत बढ़ाए, ठीक है, इज्जत में इजाफा करे। तो इसीलिए उसका भी प्रेशर होता है और वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, अब मुझे भी इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, मुझे भी रिलीजियस वे में आने का प्रस्तुति करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबका परिवार का सबका सदस्य से आपको थोड़ा सा परिचय करा रहे हैं। गैब्रियल जो कि पिता है, जॉन जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है हम लोग का, ठीक है, और जॉन का और भी भाई बहन है दो, एक भाई है जिसका नाम है रॉय और एक बहन है जिसका नाम है सारा और एक छोटा सा बेबी है जिसका नाम है रूथ। तो कुल मिला के 4 संतान हुए गैब्रियल और एलिजाबेथ के, ठीक है। और एलिजाबेथ राइट नाउ प्रेग्नेंट भी है, हालांकि ये सुस्पष्ट तरीके से मेंशन तो नहीं है, लेकिन एज ए हिंट किया जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट अगेन, ओके। तो अब क्या है कि संडे का दिन तैयार हुआ जाता है। हर संडे का दिन जो संडे सर्विस रहते हैं उसके लिए गैब्रियल जाता है अपना पूरा परिवार के समेत, और हर संडे वो लेट हो जाता है, और इस लेट होने का पूरा पूरा दायित्व वो किसका ऊपर चढ़ाता है? अपना बेचारा पत्नी एलिजाबेथ पे। वो बोलता है एलिजाबेथ कभी भी आज तक संतान को सही टाइम पे रेडी करा ही नहीं सकती, इसलिए हम लोग हर संडे को लेट हो जाते हैं। इससे एक चीज़ हम लोग को ये पता चलता है कि गैब्रियल का हिपोक्रेसी, जहाँ पे वो एक रिलीजियस लीडर है, सबको वो सही दिशा का गाइडेंस देता है कि कैसे ज़िंदगी चलना चाहिए, वहाँ पे वो खुद अपना ज़िंदगी सही से नहीं काट रहा है। क्या उसके सारे संतान का दायित्व अकेला उसका पत्नी का है? उसका क्या एज ए फादर कोई ड्यूटी नहीं है? लेकिन ये वो मानना ही नहीं चाहता। वो एक तरीके के मिसोजिनिस्ट है, ठीक है। वो ये अज्यूम करता है कि जो नारी है उसका बस घर तक ही सीमित है, उसका ही अकेले का जिम्मेवारी है कि बच्चों को संभालना और उस अपना हस्बैंड का हुक्म तामिल करना। तो धीरे धीरे जैसे नॉवेल और आगे बढ़ेगा हम लोग को पता चलेगा कि गैब्रियल को हालांकि आइडियलाइज्ड कैरेक्टर हिसाब से दर्शाया जाता है, सारे लोग भी गैब्रियल को बहुत अच्छा रिलीजियस लीडर मानते हैं, लेकिन उसका अपना ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी में वो मोरल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर आसपास का सराउंडिंग्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि जैसे जॉन बताता है कि जैसे हर संडे वो लोग संडे सर्विस के लिए जाते हैं तो आसपास से ढेर सारे सिनर्स को पार करते हुए जाते हैं। सिनर्स इन द सेंस पापी, जिन्होंने पाप किया है, गलत काम किया है, सिनर्स को पार करते हुए जाते हैं। अब ये पाप काम इन द सेंस यहाँ पे 2 चीज़ का बात किया जा रहा है, एक ड्रिंकिंग का, एक सेक्स का, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ ये दोनों जो पाप है, ये दोनों जो वाइस है, ये बहुत ज़्यादा परिमाण में है, ना कि सिर्फ नॉवेल का शुरुआती टर्म पे, बट पूरा नॉवेल जोड़ के ही आप देखेंगे कि सेक्स और ड्रिंक, खास करके सेक्स, इसका थीम बार बार आया है कि सेक्स कैसे एक बहुत बड़ा गुनाह है और कैसे ये गुनाह हर कदम पे किसी का भी पैर हंसकाने के लिए रेडी होकर के, तैयार होकर के, कोई भी कभी भी इस ट्रैप में पैर दे सकता है। और जितने मेजर कैरेक्टर्स हैं सब कभी ना कभी इसका ट्रैप में पैर देते हैं और इसके लिए गिल्ट भी फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि वो लोग सब देखते हैं कि सब कोई पार्टी कर रहा, अल्कोहल पी रहा, जैज ब्लूज म्यूजिक सुन रहा, ठीक है, बार से आ रहा और अपने पार्टनर के साथ ऑब्वियसली इलिसिट सेक्स कर रहा। तो ये सब देख करके जॉन काफ़ी घबरा जाता है और जॉन सोचता है कि चारों तरफ जब इतना टेम्पटेशन है तो मुझे और भी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, मुझे और भी ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा कि मैं होली पाथ में जो है रिमेन रहूँ, मैं इन सब टेम्पटेशंस का ट्रैप में ना पड़ूँ, ठीक है। फिर जिस दिन उसका 14th बर्थडे आता है, ठीक है, 14th बर्थडे आने से ही वो सोच लेता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा सीरियस होना है, अब मुझे प्रीचर बनना है, अब मुझे जो सबका शौक है, जो सबको उम्मीद है, उस पर खरा उतरना है, ठीक है। लेकिन इस खरा उतरने के रास्ते में उसका पथ में सबसे बड़ा बाधा है उसका अपना दिमाग, क्योंकि उसका अपना दिमाग जो है वो उसको सिन का तरफ लेके चल जाता है, सेक्स का तरफ लेके चल जाता है। और उससे भी बड़ा जो गुनाह है जो उस सो कॉल्ड उस टाइम की क्रिश्चियनिटी मतलब प्रीच करता था कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ वेरी 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 डायर मिस्टेक, नॉट मिस्टेक बट इट्स अ क्राइम। और जॉन भी होमोसेक्सुअल था। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि संडे स्कूल जो वो अटेंड करता था उसका एक टीचर था जिसका नाम था एलिशा। ही वॉज अ यंग स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, ठीक है।
उसको काफ़ी पसंद करता था हम लोग का जॉन, ठीक है। और पसंद इन द सेंस ना कि बस उसका मतलब खासियत से पसंद करना, एडमायर करना, बट ही वॉज ऑल्सो सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू हिम। यहाँ पे स्पष्ट करके नॉवल में लिखा गया है कि जब वो एक ब्लैक सूट पहनता था तो उसका लीन और स्ट्रॉन्ग बॉडी देख करके जॉन को अच्छा लगता था। तो आप समझ सकते हैं ये होमोसेक्सुअल फीलिंग को सीधा सीधा तरीके से इजहार किया जा रहा है। लेकिन क्या बात है कि वो अच्छे से तरीके से जानता है कि उसका रिलीजन क्रिश्चियनिटी जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम के तौर पे दिखता है। तो इसलिए जॉन का मन के अंदर एक इंटरनल क्लैश चलते रहता था कि अगर मुझे रिलीजन के पाथ में चलना है तो मेरा अपने अंदर का ये सब जो चीज़ है जो नेचुरल मुझे लग रहा है इस सब को मुझे तोड़ना, त्यागना, छोड़ना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमेशा उसके मन में एक ड्यूएल चलता रहता है। अब एलिशा जो है ये फादर जेम्स का नेफ्यू है। फादर जेम्स कौन है? वहीं टेम्पल ऑफ द फायर बैप्टाइज में ये भी प्रीच करते हैं, ये भी एक बिशप है, ठीक है, फादर जेम्स। तो इनका जो नेफ्यू है वो है एलिशा। अब फादर जेम्स भी हमेशा क्या करते रहते हैं कि अच्छा अच्छा उपदेश देते रहते हैं सबको। लेकिन एक दिन उनका नज़र में क्या पड़ जाता है कि एलिशा जो है वो एला में नाम का एक लड़की का साथ घूम रहा है और दोनों का कदम जो है वो डगमगा रहा है, सही हालात में दोनों नहीं दिख रहे। तो ये देख करके वो अपने जो कॉन्ग्रीगेशन है, कॉन्ग्रीगेशन यानी जो चर्च में सब मिलके जमावट होता है प्रे करने के लिए, सुनने के लिए, उस जमावड़े को कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। तो वही कॉन्ग्रीगेशन को उद्देश्य करके वो बोलते हैं कि भले ही वो मेरा निफ्यू क्यों ना हो लेकिन उसका पैर भी डगमगाया है। हालांकि उसने अभी तक कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। इसको वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि दे हैव नॉट प्लग्ड द अनराइप फिग टू अर्ली, यानी अभी तक उन्होंने सेक्स तो लग रहा है कि नहीं किया है लेकिन डेंजर है तो उन लोगों को भी अपना लड़खड़ाते हुआ कदम संभालना चाहिए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को कितना स्ट्रिक्टली यहाँ पे इम्प्लाई किया जा रहा है और इसको थोड़ा सा अगेंस्ट द नेचर दिखाया जा रहा है कि आदमी का अपना उम्र का जो स्वभाव है, आदमी का अपना स्पॉन्टेनियस अपना अंदर जो चाहत है, पैशन है, उसको अगर वो फॉलो करना चाहे तो क्रिश्चियनिटी का रास्ता से हट जाएगा। अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहे तो अपने अंदर का जो पैशन और नेचुरल उसको लग रहा है उसको कर्व करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट डुएल है, कांस्टेंट स्ट्रगल है जो उसको लड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जॉन का अपना भी एक गलती गुनाह, सेक्स रिलेटेड गुनाह के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि उसने रॉय के साथ, रॉय यानी उसका भाई, रॉय के साथ एक अबैंडन्ड बेसमेंट में दोनों कपल को देखा था सेक्स करते हुए। तो ये रॉय तो मज़े से देख रहा था लेकिन जॉन जो है, जॉन इस सब चीज़ से थोड़ा दूर भागने का कोशिश करता है। लेकिन रॉय उसको बोलता है कि अरे मैंने भी इस बेसमेंट में कई लड़कियों के साथ ये करके देखा है और जो हम लोग के पिताजी और माताजी है वो भी तो करते हैं। तो खैर ये सब उतना ख़राब चीज़ नहीं है, तो सभी कोई करते हैं। लेकिन जॉन का मन में डाउट है कि अगर इतना ही ये कॉमन प्रैक्टिस है तब ये गुनाह क्यों है, और अगर ये गुनाह है तो सब लोग ये कर क्यों रहे हैं। तो एक कांस्टेंट उसके मन में चलते रहता है। फिर एक और भी वो गलत काम खुद करता है कि वो अपना स्कूल का बाथरूम में एक दिन जाकर के मास्टरबेशन करता है और वो भी लड़कों का बारे में सोच करके। सो अगेन उसका होमोसेक्सुअल जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो रहा। तो बार बार ये सब उसका अपना जो सिन है ना ये उसको तड़पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कैसे वो अपना इस चाहत को, इस नेचुरल उसका अंदर जो फीलिंग है उसको कंट्रोल करे, कैसे उसको दबाए, कैसे उस पर वो मतलब काबू पाए। लेकिन काबू वो पा ही नहीं पा रहा और इसलिए 14th बर्थडे का सुबह उठ करके उसको लग रहा है कि इतना गुनाह मैंने किया है, मैं कैसे सही रास्ते में चलूँगा, मुझे तो शायद हज़ारों हज़ारों साल के लिए जहन्नम का आग सहना पड़ेगा। खैर फिर वो सुबह उठता है अपना बर्थडे का सुबह और उठ करके उसको लगता है कि जाहिर सा बात है सब कोई मेरा जो बर्थडे है वो भूल गया होगा क्योंकि कोई मुझे विश नहीं कर रहा, कोई मुझे स्पेशल फील नहीं कर रहा, कोई मेरे तरफ अटेंशन दे रहा है, सब बस अपने अपने में लगे हैं। क्या वो उठ करके देखता है कि उसका भाई और उसके माँ के अंदर फाइटिंग चल रहा है। वो दोनों मतलब झगड़ा कर रहे हैं, भाई इन द सेंस रॉय और माँ यानी एलिजाबेथ। और झगड़ा भी किस विषय में कर रहे हैं? पिताजी को लेकर, गैब्रियल को लेकर के। रॉय उसका माँ को बोल रहा है कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ कि पिताजी को मुझे जब मन करे वो डंडा लेके मारने चलाते, मुझे प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हमेशा वो वैसे कुत्ता जैसे मारते क्यों हैं। तब उसका माँ बोलता है कि नहीं बेटा, वो पिताजी तुम्हारा भला चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है वो तुमको मारते हैं ताकि तुम समझ लो, तुम सीधे रास्ते में आओ। तो इससे हम लोग को गैब्रियल का एक और गुनाह का पता चलता है कि ही इज़ अ चाइल्ड अब्यूज़र एज वेल, और ना कि सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़र, वो वाइफ अब्यूज़र भी है। थोड़ा देर बाद हम लोग को फिर से पता चलेगा। तो उसका ये एक मतलब हिपोक्रिटिकल फिगर है। वो सबको तो सही रास्ते में चलने का निदर्शन देता है, खुद को वो मैन ऑफ गॉड क्लेम करता है, बट उसका हरकत जो है वो मैन ऑफ गॉड कोई भी तरीके से नहीं है, जानवर जैसा उसका हरकत है, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ा देर बाद, हालांकि ये सब झगड़ा चलने के बाद वो
उसका माता एलिजाबेथ उसको क्या करती है कि कुछ कॉइन्स अपने पर्स में से निकाल के देती है और बोलती है जाओ बेटा, मुझे पता है आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा तो दे नहीं सकती, लेकिन यही बस मेरे पास है, जाओ इससे तुमको जो मर्जी हो अच्छा लगे तुम खरीद लो, जाओ थोड़ा एंजॉय करो, आज तुम्हारा बर्थडे है। बहुत खुश हो जाए जॉन, वो पैसा लेके चल जाता है सेंट्रल पार्क में, ठीक है। वहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे आपको बार बार माउंटेन का जिक्र आएगा, ठीक है। अब माउंटेन के ऊपर चढ़ करके वो देखता है कि कितना बढ़िया व्यू लग रहा है, माउंटेन के ऊपर से नीचे पूरा शहर नज़र आ रहा है, और ये वो शहर है जहाँ पे उसका एंट्री मना है। एंट्री मना क्यों है? क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी का एक हिस्सा है, ठीक है। और उस दौरान जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैक कम्युनिटी को शहर का हर हिस्सों में रहने का आज़ादी नहीं था। हालांकि स्लेवरी एबॉलिश हो चुका था, लेकिन यही है रेसिज्म का सबसे बड़ा प्रमाण कि स्लेवरी एबॉलिश होने के बाद भी लोग को स्लेव जैसा ही माना जाता है, इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल लेवल में तो नहीं दिया ही जाता है। तो उस शहर में वाइट प्रिडोमिनेंस था, सब कोई वाइट था, उसमें लग्जरी था, उसमें ढेर सारा चीज़ था, रोशनी था, सब कोई मॉल में जा रहा था, शॉपिंग कर रहा था, अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के घूम रहा था, कितना खुशी था। तो बहुत उसको अच्छा लगा जॉन को, और उसको लगा कि चलो मैं यहीं अब नीचे उतर जाता हूँ। लेकिन एक पल के लिए उसका दिमाग में स्ट्राइक आया कि मैं तो रिलीजियस रास्ते में चलने वाला हूँ, यहाँ नीचे में चल जाऊँगा तो यहाँ तो काफ़ी लग्जरी है, लग्जरी में मूवी भी है, थिएटर भी है, और मूवी थिएटर को एक तरीके से जुर्म माना जाता था, क्योंकि उसका पिता जो गैब्रियल है वो मानते थे कि मूवी थिएटर नहीं जाना चाहिए, इससे जो रिलीजियस भावनाएं है वो नष्ट हो जाता है, ये क्रिश्चियनिटी का अगेंस्ट। इसलिए कभी ना तो जॉन को ना तो उसका किसी भी भाई बहन को इजाज़त नहीं था कि वो लोग बाहर जाके नॉर्मल कोई दोस्तों से खेले या मूवी जाए या थिएटर जाए वगैरह। सब कोई को बस एक वो लोग अपना कसनी कस के रखा था कि सब कोई क्या करेगा, ज़बरदस्ती अपना मन हो चाहे ना हो चर्च में जाएगा, प्रे करेगा, रिलीजियस लाइफ लीड करेगा, जैसा गैब्रियल चाहता है ठीक वैसा ही उसका हाथ का पुतला बन करके रहेगा, ठीक है। तो अब जॉन को लगता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं एक बार ज़रूर जाऊंगा नीचे, और अगर मुझे लगा कि मैं गुनाह में शामिल हो जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन तो है ही दोबारा ऊपर माउंटेन का ऊपर उठ के आने का। लेकिन ये वो रियलाइज़ तब नहीं करता है कि माउंटेन से नीचे उतरना जितना आसान है, वापस ऊपर चढ़ना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सिंबलाइज करता है कि होली पाथ में रिमेन होना सच में कितना मुश्किल है। खैर फिर वो नीचे जाता है, जा करके वो पूरा सब चीज़ देखता है, शहर का मज़ा लेता है, मूवी थिएटर्स वगैरह सब चीज़ देखता है। देख करके फिर वो घूम घाम के वापस आता है शाम को घर, और घर में आकर के उसको मिलता है सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। नहीं, गलत फहमी मत कीजिएगा, कोई उसके लिए कोई उपहार नहीं लाया है। उसको आके पता चलता है कि उसका बहुत ही जो शैतान बदमाश और क्या बोलते चंचल टाइप का भाई है रॉय, उसने फिर से किसी का बात नहीं सुन करके बाहर चल गया और खुद स्टैब होके वापस आया है, कोई उस पर छुरा चला दिया है। हालांकि वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी उसका वो कोई फेटल प्रॉब्लम नहीं है, उसका मौत नहीं होने वाला, लेकिन उसका जो आईब्रोज है वो पूरा आधा कट चुका है, और थोड़ा सा और अगर चाकू चलता तो उसका आंख भी बर्बाद हो सकता था, ठीक है। और उसका आंटी जो है फुफू, यानी उसका पिताजी का बहन, गैब्रियल का बहन फ्लोरेंस, वो आई हुई है, और वो ही आकर के संवाद देती है जॉन को कि तुम चिंता नहीं करो, रॉय जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, बस थोड़ा सा कट हो गया है। फिर गैब्रियल यहाँ दोबारा आपको पता चलेगा कि वो वाइफ को भी कैसे मिसट्रीट करता है। गैब्रियल बोलता है ओल्ड लेडी, अपना वाइफ है लेकिन उसको कितना डिसरेस्पेक्ट से बोल रहा है, ओल्ड लेडी मैं तुमसे बाद में समझ लूंगा, तुमको इतना नहीं हो रहा, दिन भर तुम घर में बैठे रहते हो और अपना एक बच्चे को संभाला नहीं जा रहा, बच्चा जा करके तुम्हारा बाहर खुद ऑलमोस्ट हाफ बुचर्ड होके चला रहा। तो तब उसको कहती है एलिजाबेथ की सुनिए, आपका लड़के का भी गलती था, वो भी तो उन वाइट बॉयज़ से पंगा लेने का कोशिश किया, तो उसको भी तो मारने का कोशिश किया था, अब एक तरफा वो लोग को गलती नहीं है। तब वो बोलती है हाँ, तब गैब्रियल बोलते हैं हाँ तुम तो कुछ आजकल बहुत ज़्यादा ही जान रहे हो ना, तुम तो हमसे भी ज़्यादा समझदार होते जा रहे हो, जितना कहा गया है उतना करो और बच्चों पे ध्यान रखो। तब आंट फ्लोरेंस भी साइड से बोलती है कि हाँ हाँ, इसको तो संभालना जैसे बहुत आसान है, जैसे बचपन में तुमको संभालना जितना आसान था, ये तो टॉन्ट करके बोलती, मतलब बचपन में जो है रॉय जैसे बदमाश था तो गैब्रियल भी वैसे ही बदमाश था, वो भी किसी का बात नहीं सुनता था, वो भी इधर उधर चल जाता था, बाहर हुड़दंगी करके आ जाता था, तो ये उसको टॉन्ट करके बोलते, लेकिन गैब्रियल उसका बात नहीं सुनता। और एलिजाबेथ फिर से बोलती है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारा जो ये एलिगेशन ये मान रहा हूँ कि मुझसे बच्चा नहीं संभल रहा, लेकिन तुमसे भी तो नहीं संभल रहा, तुम भी तो घर में हो, तुम भी तो उसको रोक सकते हो, तुम्हारा रहने का बावजूद भी तो चल जा रहा। इतना सुन करके गैब्रियल आता है और जितना उसके शरीर में शक्ति है वो एकत्रित करके एक चाटा मारता है उसका वाइफ को, और वो लुटा के गिर जाती है। आप सोचिए, प्रेग्नेंट वाइफ, उस वक्त वो प्रेग्नेंट है, उस वक्त उसको इतना जोर से चाटा मार रहा है, उस भी क्या अपराध में, सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, वो भी वैलिड क्वेश्चन है उसका अपराध में। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा वाइफ अब्यूज़र भी है, चाइल्ड अब्यूज़र भी है,
और एक तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, तो वो एक होली मैन होने का तो कोई मतलब डिजर्व करता ही नहीं है, वो कंप्लीटली मैन ऑफ सैटन है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मैन ऑफ गॉड। तो तब जो रॉय है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोला आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरे माँ का ऊपर हाथ उठाने का, दूसरा बार अगर हिम्मत किया, उसको बोलता है यूर अ ब्लैक बास्टर्ड, अगर दोबारा हिम्मत किया तो जान ले लूंगा। ये सुन करके गैब्रियल एक मोमेंट के लिए थोड़ा स्टॉप हो जाता है, उसको विश्वास नहीं होता कि उसका अथॉरिटी का, वो पूरा हाउस होल्ड का बॉस है, उसका बात का हिसाब से सब कुछ चलता है, उसको अथॉरिटी का चैलेंज करते उसको बास्टर्ड बोलते, इतना हिम्मत कैसे हुआ। एक दो सेकंड बस उसको वही बात हजम करने में लग गया, फिर वो अपना बेल्ट उतारा और कुत्ता जानवर जैसा उसको पीटता गया जब तक बेचारे का मतलब एकदम आह नहीं निकल गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ होने के बाद क्या होता है, फिर इवनिंग टैरी सर्विस का वक्त हो जाता है। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में, दैट इज प्रेयर विद द सेंट्स। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि टैरी सर्विस कुछ नहीं है, ये एक और रिचुअल क्रिश्चियन प्रथा है जिसमें सब आदमी कॉन्ग्रीगेशंस आते हैं और आकर के प्रे करते हैं अपने सेल्वेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं गॉड से। ठीक है, और वहीं जो ऑल्टर है जिसको थ्रेशिंग फ्लोर भी कहा जाता है, थ्रेशिंग फ्लोर इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन ज़माने में जो चर्च का ऑल्टर होता है वो तो काफ़ी ऊंचा जगह होता है, बड़ा भी होता है, ऊंचा भी होता है। तो पिछले ज़माने में जो गेहूँ होता था उसको थ्रैश करने के लिए, शैफ करने के लिए उतना बड़ा जगह मिलता नहीं था, तो चर्च का ऑल्टर में ही उसको किया जाता था, तो इसलिए उसका नाम ही थ्रेशिंग फ्लोर बन गया। और ऑल्टर भी कह सकते हैं, थ्रेशिंग फ्लोर भी कह सकते हैं। और इसमें रिचुअल क्या है कि सब आकर के इसमें अपना गुनाहों को थ्रेश करें, अपने गुनाहों को पीटे, उसको अलग करें खुद से, ताकि वो मतलब पुण्यवान हो सके और गॉड उनको सेल्वेशन में लेके आ सके। तो ये है रिचुअल, तो इसको कहा जाता है टैरी सर्विस। तो इससे पहले जो है चर्च को क्लीन विन करना पड़ता है, तो इसके लिए जॉन को कहा जाता है कि जाओ जॉन, तुम जा करके चर्च को क्लीन करो। अब उसका बर्थडे का ही दिन हो जाता है शाम को, और जनरली तो टैरी सर्विस 8 बजे शुरू होता है, लेकिन कोई 8:30 बजे से पहले आता नहीं। इससे एक और चीज़ पता चलता है कि हालांकि क्रिश्चियनिटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होल्ड करना क्लेम करता है कि सब कोई क्रिश्चियनिटी के अंदर आओ या सब कोई क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सब कुछ चलो, लेकिन आदमी का मन में क्रिश्चियनिटी के लिए उतना जेन्युइन अप्रोच नहीं है। अगर होता तो वो लोग इतना देरी क्यों करते। ये कोई आम मामूली घटना नहीं है कि जा करके चर्च में बस प्रेयर करना, नहीं, ये सोचिए आप गॉड के सामने खुद को, गुनाह को कुर्बान करने का दिन है, गॉड का सैल्वेशन मिलने का दिन है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें भी आदमी इतना लैक्सिटी शो कर रहे हैं, इतना एकदम नॉन शैलेंट शो कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, 8 बजे छोड़ रहे हैं तो कम से कम गॉड आधा घंटा तो हम लोग के लिए वेट कर ही सकते हैं ना, इतना हम लोग बिजी है, गॉड तो बिजी नहीं, हम लोग को सैटरडे नाइट का शॉपिंग रहता है और भी कितना कितना तैयारी करना रहता है, गॉड तो खाका बैठे वो तो वेट कर ही सकते हैं। तो इस किस्म का जो एक लैक्सिटी है ये शो करता है कि कितना ज़्यादा एक्चुअल रिलीजियन से वो लोग डिटैच्ड है। सिर्फ जो रिचुअलिज्म है वो चल रहा है कि ये करो वो करो, प्रेयर करो, आओ बैठो आधा घंटा सिर हिलाओ बस चल जाओ, ये रिलीजियन नहीं है। रिलीजन तो एक्चुअल आपका मोरालिटी को फॉलो करना है, वो उसमें किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, ना तो कांग्रीगेशन का ध्यान है और ना तो जो लीड कर रहा है गैब्रियल, वो तो आप समझ ही सकते कितना मोरल है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। खैर, तो जॉन जाता है 6 बजे साफ करने, और एलिशा भी थोड़ा देर बाद आ जाता है। अब एलिशा को देख के जॉन का मन में लड्डू फूट जाता है, क्योंकि कोई नहीं है, सिर्फ एलिशा है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। और एलिशा आकर के नॉर्मल जॉन से हंसी मजाक करना शुरू करता है, ये दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। फिर एलिशा उसके साथ थोड़ा मतलब मज़े के मूड में ही फ्रेंडली एक रेसलिंग मैच करते हैं, उसको पकड़ कर रेसलिंग करता है। ठीक है, तो इस दौरान जॉन को काफ़ी मज़ा आता है। समझ सकते होंगे कि रेसलिंग का दौरान दो बॉडी जो है प्रॉक्सिमिटी में आता है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, और जॉन को यहाँ मज़ा किस लिए आ रहा है, बिकॉज ऑफ हिज होमोसेक्सुअल एरोटिक्स। ठीक है, कि एक जो पुरुष को वो चाहता है, उस पुरुष का शरीर उसका शरीर का प्रॉक्सिमिटी में है, उसको वो मज़ा मिल रहा है, लेकिन उसका बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि ये तो गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद से इसको काबू नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर से वो डुअलिटी ऑफ फीलिंग्स उसका मन में आ जाता है। तो खैर, फिर रेसलिंग मैच थोड़ा देर में ओवर हो जाता है, फिर वो लोग सीरियस हो जाते हैं, साफ ऑफ करने लगते हैं, और एक एक करके सब कांग्रीगेशन का मेंबर आना शुरू हो जाता है। अब ये भी एक रिचुअल था कि ये जो टैरी सर्विस होगा ये शुरू होगा किससे, संगीत से। पियानो बजा करके शुरुआत कौन करता है, हम लोग का जो एलिशा है वो करता है। उसका गाना का वॉइस काफ़ी अच्छा है, पियानो वो भी बहुत उम्दा बजा लेता है, तो पियानो बजा के शुरू करता है और फिर सारा कॉन्ग्रीगेशन उसका पीछे पीछे गाने लगता है।
लेकिन जॉन जो है उसको हेजिटेट होता है, वो गा नहीं पाता है। क्यों नहीं गा पाता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई हक नहीं है गाने का या रिजॉइस करने का। क्यों? क्योंकि उसको मन में तो दुविधा है, उसके मन में तो ये गिल्ट है कि मैं कैसे सबके साथ गा सकता हूँ। सब तो चलो पापी तापी नहीं है, सब तो अच्छा इंसान है, सब क्षमा के मगफिरत के लायक है, सेल्वेशन के लायक है, लेकिन मैं इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, मैं वो सेक्सुअलिटी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं जो रास्ता है, हक का रास्ता है, वहाँ पे नहीं चल रहा हूँ, मेरे अंदर रिलीजियस कोई भाव नहीं है, तो मैं कैसे गा सकता हूँ? मेरा गाने का कोई हक ही नहीं है। खैर फिर बाद में वो रिलेक्टेंटली मन मार के थोड़ा गाता है, लेकिन वो क्लैप करने से मना कर देता है। ठीक है। और एक और कारण है जिसकी वजह से वो ये जो मतलब सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी है या उन दिनों का रिचुअलिस्टिक क्रिश्चियनिटी उसको फॉलो करे से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका पिता का वजह से वो जानता है और सबको इसको बताते भी है कि जो हेड डियाकन गैब्रियल है वो अनॉइंटेड बाय लॉर्ड है। अनॉइंटेड बाय लॉर्ड का मतलब होता है कि ईश्वर द्वारा निर्वाचित किया गया, ईश्वर द्वारा सिलेक्ट किया गया, कि ईश्वर ने, गॉड ने ही उनको सिलेक्ट करके भेजा है कि तुम जमीन में, धरती में मेरे एक रिप्रेजेंटेटिव हो और मेरा सारा बात तुम ही बयां करोगे। तो एक तरीके से उसको अमान्य करना, उसको डिफाई करने का मतलब इनडायरेक्टली गॉड को ही डिफाई करना। देखिए ये सही बात नहीं है, रिलीजन ऐसे नहीं चलता है, लेकिन रिलीजन के जो कारवारियां हैं वो अपना धंधा चलाने के लिए खुद को ऐसे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ताकि उनका मुनाफा होते रहे, चाहे रिलीजियन जाए भाड़ में, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब जॉन भी सोचता है कि अगर सच में गॉड के सामने झुकना या गॉड के रास्ते में चलने का मतलब ये हुआ कि मुझे मेरे पिता के सामने पहले झुकना पड़ेगा, मुझे मेरे पिता को मानना पड़ेगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो वो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ कि मेरा पिता बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी करता है, अपने बीवी के साथ नाइंसाफी करता है, वो इतना क्रूएल है, इतना ब्रूटल है, उसमें काइंडनेस का के भी नहीं है। तो एक ऐसा आदमी कैसे एक अच्छा रिलीजियन को रिप्रेजेंट कर सकता है? और अगर इस आदमी का रिलीजियन को फॉलो करना है तो वो फॉलो करने से अच्छा है कि मैं मतलब जहन्नम में चल जाऊं, लेकिन वो फॉलो में नहीं करूंगा। तो ये सब डुअलिटीज उसका दिमाग में चलते रह रहा है। ठीक है। बस इतना सब कुछ करते करते फिर एक एक करके सेंट्स का प्रेयर स्टार्ट होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट में तीनों भाग है, जिसमें एक फ्लोरेंस का प्रेयर है, एक गैब्रियल का प्रेयर है, एक एलिजाबेथ का प्रेयर है। तो ये सब जो एक एक करके प्रेयर करते हैं ना, इसमें बेसिकली ये लोग रूमिनेट करते हैं, फ्लैशबैक में चल जाते हैं कि अपना ज़िंदगी के बारे में सब कोई सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे कटा, मैंने क्या गलती किया, क्या नहीं किया, प्लस माइनस करके मेरा ज़िंदगी का अकाउंट अभी क्या है, इसका बारे सब कोई सोचते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे जो नॉवेलिस्ट है वो दिखाते हैं कि कैसे सबका ज़िंदगी इम्पैक्टेड हुआ है सिन से, कोई भी गुनाह से मतलब परे नहीं है, और कैसे क्रिश्चियनिटी कह लीजिए या रेसिज्म कह लीजिए सबका ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया। तो सबसे पहले फ्लोरेंस का देख लेते हैं। फ्लोरेंस अपना प्रेयर जब स्टार्ट करती है तो सबसे पहला बात, वो चर्च में बहुत दिन बाद आती है। जनरली वो चर्च में जाती नहीं है, ठीक है, जाती भी है तो बहुत दिन रहती नहीं है। ये पहली बार वो ये पेंटिकोस्टल प्रेयर में आई है। ठीक है, 60 साल उसका उम्र हो गया है और अभी कोई उसका दिल में अचानक से कोई भक्ति नहीं आ गया या गॉड के प्रति प्यार नहीं आ गया, बल्कि उसका जो फीलिंग हेल्थ है और उसका जो डर है वो उसको खींच के लाया है। एक तरीके से रिलेक्टेंटली खींच के लाया है, बट खींच के लाया है प्रेयर के तरफ। ठीक है। अब गैब्रियल को बहुत आनंद हो रहा उसका सिस्टर को देख के, लेकिन आनंद इस वजह से नहीं हो रहा कि उसका सिस्टर फाइनली, चलो कोई भी वजह से वो आई तो है, गॉड का सैल्वेशन के लिए दुआ करने आई तो है, अब उसका सिस्टर का सोल जो है वो सेव होगा। नहीं, उसको मज़ा इस वजह से आ रहा है कि ओ मेरा सिस्टर इतना दिन बाद आया है, मतलब ज़रूर परेशानी में फंसा होगा। तो मेरे सिस्टर आखिर उसको आना ही पड़ा ना, बेटा को जंगल में फंस के कितना देर नहीं आएगा, आखिरकार हार मानना ही पड़ा, आखिरकार सफरिंग हुआ ना। तो अब सोचिए कितना नीच मानसिकता का वो आदमी है कि अपना उसका खून का बहन है, अपना ब्लड रिलेशन का सिस्टर है, वो दुख है तो उसका दुख में वो खुश हो रहा। तो कैसा ये आदमी का ही मैन ऑफ गॉड है? ये तो इस शैतान से भी बदतर है। तो फिर फ्लोरेंस क्या करती है, वो अब दिक्कत ये है कि इतना दिन से प्रेयर नहीं करने की वजह से वो भूल गई है कि प्रेयर करना कैसे है, कौन सा गाना गाना है, उसको कुछ नहीं याद है। बस उसको एक ही गाना याद है जो उसका मदर रैचल गाती थी। ठीक है, कौन सा वो गाना है, इट्स मी इट्स मी इट्स मी ओ लॉर्ड स्टैंडिंग इन द नीड ऑफ प्रेयर। तो देखिए कितना मतलब आयरॉनिक है कि यही गाना उसको याद है और यही गाना उसका हालात को भी दर्शाता है कि सच में उसको प्रेयर का दरकार है। वो भूल गया है कैसे प्रे करना है, किससे प्रे करना है, क्या प्रे करना है, प्रे करना भी है या नहीं है। ठीक है। अब जब वो ये प्रे करती है तो उसका दिमाग में एक चीज़ बार बार आता है जो उसका भाई गैब्रियल बार बार बताता है। ये एक्चुअली हेजेकिया का एक मैसेज है जो गैब्रियल दोहराता है। क्या वो मैसेज है, सेट दाइन हाउस इन ऑर्डर फॉर दाउ शैल डाई एंड नॉट लिव। इसका मतलब ये है कि अपना जो घर है उसको सही से
तैयार कर लो, क्योंकि तुम हमेशा जिंदा नहीं रहने वाले हो, मृत्यु एक दिन आएगा तुमको लेके चल जाएगा। तो घर को सही करने का मतलब क्या? घर को, जो फिजिकल घर में आप रहते हो, फ्लैट में रहते हो, उसको सजाना नहीं। घर को सही करने का मतलब है अपना जिंदगी को सही तरीके से गुजारना, सही तरह से बिताना, ताकि मौत के बाद जब आपसे सवाल किया जाए कि आपके पास आपने ज़िंदगी कैसे बिताया है, तो आपके पास अच्छा जवाब हो और आप उस पुण्य को लेकर के जन्नत में जा सको, ना कि जहन्नम में सड़ सको। ठीक है, तो अब उसको ध्यान में आया है कि मैं अपना ज़िंदगी में क्या किया, क्या मैंने अपना घर सही से सजाया है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को सही से संवारा है कि नहीं संवारा। ये सब चीज़ लेके उसका दिमाग में फ्लैशबैक चलते रहता है। सबसे पहले तो वो अपना चाइल्डहुड डेज में लौट जाती है, जहाँ पे उसका मदर थी, रैचल थी, और वो दोनों भाई बहन थे, गैब्रियल और वो खुद। अब यहाँ पे उसका जो मदर है वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी हुड थी, क्योंकि उनका टाइम में ही स्लेवरी चलता था। वो खुद एक स्लेव थी, ठीक है, प्लांटेशन में उनको काम करना पड़ता था और बहुत ही निर्दय तरीके से उनको ऊपर अत्याचार किया जाता है। एक तो दिन से लेकर रात तक पशुओं जैसा उनको खटाया जाता था। उसका बाद लेफ्ट ओवर खाने, झूठा खाना दिया जाता था, कि जो मास्टर्स रहते थे, वाइट मास्टर्स, वो लोग जो केक पेस्ट्री खा करके फेंक देते थे, ठीक है, वो झूठा, वही कुछ उसको खाने के लिए मिलता था। एक तो ये, और ऊपर से ज़रा सा अगर काम में कुछ कोताही हुआ तो एकदम जानवर जैसे पीटना, और पीटना तो पीटना, उसके बाद उसको एज बिकॉज शी वॉज ए लेडी उनको रेप का भी सामना करना पड़ता था। जब उसका मास्टर का चीचा है वो बर्बरता के साथ उसका रेप करता था, ठीक है, और फिर जब कोई चाइल्ड होता था तो उसको डिनाई भी कर देता था। तो ये दिखाता है कि कैसे स्लेवरी एक पूरा जनरेशन को बर्बाद कर देता है, ठीक है। और यही वजह है कि गैब्रियल जो है वो अपना बचपन से देखते आया है कि वाइट मैन कैसे ब्लैक मैन को टॉर्चर करते हैं, इसीलिए उसके मन में वाइट मैन के खिलाफ एक बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा हो गया है, और वही नफरत वो अपने बच्चों को दिल में भी संचार कर देता है, ठीक है। तो फिर अब ये फ्लोरेंस ये सोचती है कि हमेशा से गैब्रियल को ज़्यादा तवज्जो मिल के आया है, क्योंकि वो एक मैन चाइल्ड है, वो बेटा है, इसलिए उसका माँ भी हमेशा बेटा और बेटी में फ़र्क करती थी। जब भी उसका घर में कुछ अच्छा खाना आता था, हालांकि ज़्यादा आता तो नहीं था, लेकिन जब भी आता था, कोई मीट का टुकड़ा आता था, कोई अच्छा खाना आता था, कोई अच्छा कपड़ा आता था, तो वो हमेशा गैब्रियल के लिए रिजर्व करके रखा जाता था। ये क्यों उसका माँ कहती थी, ये लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई साहब? कि जो बेटी है वो तो बिहा के दूसरे के घर जाने ही वाली है, तो उसका ज़िंदगी तो चलो कोई ना कोई तरीके से सवर ही जाएगा, लेकिन जो लड़का है उसको तो पूरा संसार को टानना है ना, उसको तो मैनली काम करना है, उसके लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोविजंस चाहिए, इसलिए उसको दिया जाता था। लेकिन फ्लोरेंस का कहना है कि गैब्रियल इस अपॉर्चुनिटी को मिस यूज करता था, ये जो उसको एक्स्ट्रा मिलता था वो स्क्वांडर करके लेके चल जाता था, और वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था, वो वेवर्ड बन चुका था, वो माँ का बात बिल्कुल नहीं सुनता था, वो देर देर तक बाहर रहता था, उल्टा सीधा संगत में मिलता था, दारू पीता था, और वुमेनाइजर था। वुमेनाइजर मतलब वो हमेशा ढेर सारा लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था और सेक्स करता था। दैट इज व्हाट वुमेनाइजर इज, ठीक है। तो फिर क्या हुआ एक दिन कि अच्छा, और एक बात और कि उसका माँ रैचल गैब्रियल को उसका ये सब उल्टा सीधा हरकतों से बाज लाने के लिए बहुत ज़्यादा पीटा भी करती थी, और इतना पीटती थी कि आखिरकार में गैब्रियल का मतलब और हालत एकदम खस्ता हो जाता था। फिर उसका अब्यूज बॉडी के ऊपर ही प्रेयर करती थी बैठ के कि लॉर्ड इसको थोड़ा सा सुमति दे दो, इसको थोड़ा अच्छा सोच दे दो, ताकि ये सही रास्ता में आ जाए, ठीक है। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि यही आखिर में आगे चल करके गैब्रियल भी अपना बच्चों के साथ वही कर रहा है। जब उसको लग रहा है कि अपना बच्चे सही रास्ते में नहीं है तो उसको पीट रहा है। तो ये क्या है? एक तरीके से ट्रॉमा को वो मतलब आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। जो स्लेवरी का जो ट्रॉमा है, स्लेवरी का ये जो बाई प्रोडक्ट है कि ये मतलब एक तरीके से हिंसक हो जाना, ठीक है, अत्याचार करना, ये रैचल से उसका बच्चों में आया है, बच्चों से वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि स्लेवरी कैसे आपका अंदर को भी डैमेज कर देता है, ध्वंस कर देता है। उसका बाद वो अपना मैरिटल लाइफ के बारे में सोचती है फ्लोरेंस, जहाँ पे उसका जो हस्बैंड था फ्रैंक, ठीक है, उसको भी वो हेट करने लगता है। काहे? क्योंकि फ्रैंक एक नॉर्मल कॉमन ब्लैक कम्युनिटी का मेंबर है, जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, जो बस यही सोचता था कि बस कॉमन ज़िंदगी काटना है और कॉमन आदमी जैसा मर जाना है। लेकिन फ्लोरेंस का हमेशा से एम्बिशन था, इसी वजह से वो छोड़ा भी था अपना जो घर था वो साउथ ऑफ द अमेरिका में प्लांटेशन में, तो उसको एक दिन छोड़ करके निकल आया था। उस वक्त गैब्रियल ने उसको रोका था कि सुनो तुम मत जाओ, अभी जो रैचल है हम लोग का मम्मी है उसका तबीयत बहुत ख़राब है, इस हालत में तुम हम लोग को छोड़ करके जाओगे। लेकिन फ्लोरेंस ने किसी का बात नहीं सुना था, वो अपना घर छोड़ करके चल आया था, क्योंकि उसको ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहिए था, उसका आज़ादी का ज़िंदगी चाहिए था। वो नॉर्थ में शिफ्ट हो गया था और फिर फ्रैंक के साथ उसका शादी हुआ था।
लेकिन फ्रैंक के साथ शादी होने के बावजूद भी उसका जो मैरिटल लाइफ था वो अच्छा नहीं था, ठीक है, उसमें सुख चैन नहीं था, हमेशा दोनों में कुछ में अनबन होता रहता था। ऐसे 10 साल लगातार झगड़ा झमेला सहने के बाद एक दिन फ्रैंक उसको छोड़ के चल जाता है। हालांकि फ्लोरेंस ने सोचा था चलो ऐसा तो होता ही रहता है, कुछ दिन बाद अपना दिमाग ठंडा होगा, ठीक अपने लौट के आएगा, जाएगा कहाँ, लेकिन फ्रैंक और कभी लौट के नहीं आता है। बाद में उसको फ्लोरेंस को पता चला कि वो कुछ दिन एक दूसरे महिला का साथ अपना ज़िंदगी बिता रहा था और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस में उसका मौत हो गया। उस घटना के बाद 20 साल आज बीत चुका है और अब वो रियलाइज़ करती है शायद मैं उतना झगड़ा अगर ना करती तो आज मैं अकेला नहीं रहती। आज उसका अकेलापन उसको कुरेदता है, ठीक है, आज वो समझती है कि उसका ये गलती था, मैं आज कंप्लीटली अकेला हूँ, मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो ये सब सोच करके वो थोड़ा सा अफसोस करी है, ठीक है, और ये भी अफसोस करती है क्यों मैंने फ्रैंक को इतना बुरी तरीके से चाहा, क्यों मैंने उसको इतना प्यार किया, ना मैं उसको भुला पा रहा हूँ, ना मैं उसके साथ रह पा रहा हूँ, मैं एकदम मजदर में फंस गया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गैब्रियल का प्रेयर। वो अपना ज़िंदगी के बारे में सोचता है। वो जब सोचता है कि चलो मैं भी अभी तो एक मैन ऑफ गॉड हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, लॉर्ड के रास्ता में आने में मेरा थोड़ा लेट हुआ है, पहले मैं भी ड्रंकर था, मैं भी वोमेनाइजर था, मैं भी काफ़ी ख़राब काम किया करता था, लेकिन आखिरकार एक दिन मुझे हिदायत मिला, मुझे लॉर्ड से मैसेज मिला। और वो कब मिला कि जब मैं एक ट्री मतलब जो केबिन था, प्लांटेशन में केबिन था जहाँ पे रैचल रहती थी अपने बच्चों के साथ, वो एक माउंटेन का फुट हिल में स्थित था। और हर रात को जब गैब्रियल हार्लोट के साथ रात बिता करके आता था तो एक बीच में एक पेड़ था, उस पेड़ का ही से वो आर पार होता था। एक दिन उस पेड़ का सामने आकर के उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अपना ज़िंदगी कितना गलत तरीके से बिता रहा है और उसको लॉर्ड का रास्ता में लौट के जाना चाहिए। और वहीं पे वो बहुत ज़्यादा रोया और फाइनली उसको रियलाइजेशन हुआ और उसको लगता है कि उसी वक्त गॉड ने उसको माफ़ कर दिया, उसको ही टर्न इनटू अ मैन ऑफ गॉड। और फिर सामने जो माउंटेन है वहाँ भी वो माउंटेन का मेंशन करते हैं नॉवेलिस्ट जानबूझ करके, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि कभी भी आप अगर कोशिश करते हो कि होली पाथ में डिस्कवर करने का, होली पाथ में मेंटेन रहने का, तो वो एक माउंटेन क्लाइंबिंग जैसा ही चैलेंजिंग है। हर पद में आपका रिस्क है और हर वक्त आपको लड़ करके अपना स्टैंड जो है वो मेंटेन रखना है। तो खैर गैब्रियल तो विश्वास करता है कि उसका तभी से सब चीज़ हो गया, सही हो गया। फिर 21 साल से वो प्रीचिंग करना शुरू कर दिया और उसका जो फर्स्ट वाइफ है वो थी डेबोरा, उससे उसने शादी कर लिया। एलिजाबेथ जो है वो उसका फर्स्ट वाइफ नहीं है, फर्स्ट वाइफ था उसका डेबोरा, उससे उसने शादी किया। लेकिन ये जो शादी किया था, शादी से वो काफ़ी खुश नहीं था। खुश नहीं था उसका दो रीज़न है। एक रीज़न कि डेबोरा का गैंग रेप हुआ था जब वो 16 साल की थी, तब काफ़ी सारे वाइट मैन आकर के उसको बहुत बर्बरता से उसका गैंग रेप किया गया था। अब इसमें बेचारा उसका तो कोई गलती नहीं था ना, लेकिन सारे जो आदमी है, सारे जो कम्युनिटी है, वो उसको ही बुरा मानते थे, उसको एज अ हार्लट मानते थे, उसको वेश्या मानते थे और उसको नीच मानते थे कि पूरा ग्रुप का कलंक तुम हो, कैसे तुम्हारा साथ ये सब हो गया, तुम काहे ऐसे किए। तो बेचारा उसका इसमें क्या गलती है। ये दिखाता है कि कैसे पैट्रियार्कल सोच वुमेन को हमेशा से दबा के आता है और दबाते आएगा, ठीक है। अब तो वो डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डेबोरा से मैं शादी करूँगा, ठीक है। वो तो मतलब उसका साथ तो एक गलत हुआ है, पहले पहले वो सोचता था, ठीक है, लेकिन अब डेबोरा ऐसे बहुत काइंड लेडी है। और बाय द वे डेबोरा उसका बहन फ्लोरेंस का भी एक बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। तो फिर उसने डेबोरा से शादी किया, लेकिन मन से वो कभी डेबोरा को नहीं मान पाता था। पहला रीज़न तो मैंने बता दिया, ये उसका एक पास्ट। और दूसरा रीज़न है कि डेबोरा उसको अनअट्रैक्टिव लगती थी, ठीक है, फिजिकली उतना अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। और फिर उसने सोचा भी था कि एक और कारण है उसको हेट करने का डेबोरा को, वो ये है कि शी वॉज बैरन, उसने कोई चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाया। जिस दिन उनका शादी हुआ तो अपना मैरिज बेड में सोच रहा था कि मैं अब एक रॉयल लाइन ऑफ फेथफुल सर्वेंट्स टू लॉर्ड खड़ा करूंगा, यानी ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगा जो लॉर्ड के सर्वेंट होंगे। लेकिन बिकॉज शी वॉज बैरन शी कुडंट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड। तो उसी हालत में बेचारा उसका डेथ हो गया डेबोरा का। और डेबोरा को बहुत अपमान सहना पड़ा है, बाकी सब आदमी से भी, सोसाइटी का आदमी से भी, और उसका अपना हस्बैंड से भी। अपना हस्बैंड भी उसको कभी सही से ट्रीट नहीं किया है, ठीक है। अब इस बीच में क्या हुआ, मतलब डेबोरा का जिंदा रहने का हालत में ही एक एस्थर नाम का एक हार्लट था जिसका साथ उसने संबंध बनाया था गैब्रियल ने, और उस संबंध से, उस नाजायज संबंध से एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था रॉयल। अब जब एस्थर उसको बाद में आके शादी का दावा किया तो तब वो बोल सका नहीं, मैं ना तो तुमसे शादी कर सकता हूँ, ना तो मैं रॉयल को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रीचर हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये मेरा रिलीजियन नहीं मानेगा। तो रिलीजियन को दुखाई दे के वो अपना कर्तव्य से हाथ धो दिया। तो यहाँ दोबारा दिखाया जाता है कि क्रिश्चियनिटी कितना हिपोक्रिट है,
ठीक है, एक तुम धर्म का नाम दे करके अपना दायित्व पालन करने से बच रहे हो, ये कितना गलत है और कितना गलत तरीके से रिलीजियन को पोर्ट्रे करना है। ठीक है, तो खैर तो उस रॉयल को फिर इस तरह के पिता माता ने पाला, और रॉयल भी बड़ा होकर के जब यंग था तो शिकागो में एक दिन उसका झड़प हो गया कुछ लड़कों के साथ और उसको स्टैब करके हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो फिर हालांकि गैब्रियल बोलता है कि ये सब के लिए मैंने बाद में रिपेंट भी किया है बहुत, कि ऐसे मैंने इस तरह को ट्रीट किया है, कैसे मैंने रॉयल को ट्रीट किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने रिपेंट किया है गॉड के पास और गॉड ने मुझे माफ़ कर दिया है, ये मैं गारंटी के साथ कहता है, और मेरा नाम जो है वो बुक ऑफ लाइफ में लिखा गया है। बुक ऑफ लाइफ में लिखा जाना यानी जो पार्डन का लिस्ट में है, जिनको मगफिरत मिल गया है उनका लिस्ट में शुमार हो जाना। तो गैब्रियल सोचता है चलो मैं तो भैया मेरा 7 खून माफ़ हो गया, मैं तो अब सीधा वेट कर रहा हूँ, जन्नत जाऊँगा, मज़ा करूँगा, मेरा कोई कुछ बाल विवाह का नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब आता है एलिजाबेथ का, जो आपका ये है उसका जो प्रेयर है। अब एलिजाबेथ के प्रेयर के बीच में अचानक से एक साउंड आता है क्या, कि जॉन ओवर पावर्ड हो जाता है स्पिरिट से और जा करके थ्रेशिंग फ्लोर में चित्कार करना, रोना, ये सब चालू कर देता है। तो वही आवाज़ से एलिजाबेथ लौट जाती है फ्लैशबैक में उस टाइम में जब जॉन पैदा हुआ था। अब हम लोग को पता चलता है कि जॉन जो है वो गैब्रियल का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, वो एलिजाबेथ का बायोलॉजिकल चाइल्ड है बट गैब्रियल का नहीं है। तो उसका असली फादर कौन है, उसका असली फादर है रिचर्ड। अब ये रिचर्ड कौन है, रिचर्ड है एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड। ठीक है, उससे उसका शादी नहीं हुआ था लेकिन सेक्स हुआ था, जिसका चलते जॉन पैदा हुआ था। एक्चुअली एलिजाबेथ का माँ और बाप का इंतकाल होने के बाद वो अपने आंटी के साथ रहती थी, और एक दिन आंटी के साथ वो ग्रॉसरी शॉप में शॉपिंग करने गई थी, तो वहीं शॉप में काम करता था रिचर्ड। अब उससे उसको मुलाकात हुआ, फ्लर्टिंग हुआ, दोनों में काफ़ी प्रेम संबंध हुआ और फिर दोनों मिलकर के वहीं सेक्स किए, जिसका वजह से एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई। और फिर वो दोनों सोच रहे थे कि चलो हम लोग जाकर के संसार बसाएंगे और बढ़िया से सब चीज़ करेंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पुलिस आकर के रिचर्ड को उठा के ले जाता है, किस जुर्म में, कि उसने एक वाइट मैन का स्टोर को लूटा है, चोरी किया है, इस अपवाद में उसको लेके जाया जाता। लेकिन ये सरासर गलत है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि रिचर्ड एक दिन स्टेशन से, अंधेरे में स्टेशन से चल रहा था और उसी वक्त वो देखा कि 2-3 ब्लैक कम्युनिटी के मेंबर आए, दौड़ करके पार किया उसको, और पीछे से एक वाइट मैन भी आ रहा था और वो ये बोलते बोलते आ रहा था कि अरे चोर मेरा सब कुछ लूट करके जा रहा। तो अब वाइट मैन जब आया तो इन तीनों चोर के साथ बेचारा रिचर्ड भी पकड़ा गया। अब रिचर्ड को जब मतलब पहचानने के बारी आया तब वाइट मैन आके बोला हाँ हाँ ये सभी चोर है, ये सारे ब्लैक मैन तो एक ही जैसे है। तो रिचर्ड बेचारा बिना कसूरवार होने के बावजूद भी वो पकड़ा गया और उसको जेल में लेके जाया गया, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। और जब एलिजाबेथ जाने का उसको कोशिश किया, बेल से छुड़ाने का कोशिश किया, जाने से उसको मिलने का कोशिश किया, तो एलिजाबेथ के साथ भी बहुत बदतमीजी किया गया। एलिजाबेथ को पुलिस ऑफिसर्स हनी कह के पुकारने लगे, फिर उसको टीज करने लगे, उसको सेक्स करने का ऑफर दिया और उसको काफ़ी तरीके से हैरेस करने के हुए। बोलो कि अरे तुमको अगर इसी के साथ फिर उसको बोला गया कि अरे तुम ये रिचर्ड के साथ क्या कर रहे थे इतना रात तक, अगर तुमको कभी ऐसा फील हो तो हम लोग के पास भी तो आ सकते हो। तो ऐसा गंदा तरीका का मैसेज उसको दिया गया। खैर फिर बाद में जब विचार हुआ तो ये प्रूफ हुआ कि रिचर्ड जो है वो गिल्टी नहीं है। लेकिन जो विचारक है वो भी बोले, वो ऐसे नहीं बोले कि हाँ भैया तुमको गलती से बंदी बनाया गया, वो ऐसे बोले कि प्रूफ नहीं था इसीलिए तुमको छोड़ने में हम लोग मजबूर हो रहे। तो फिर रिचर्ड छूटा, लेकिन उसको इतना जो उसका हैरेसमेंट हुआ, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ, ये वो सह नहीं पाया, तो उसने सुइसाइड कर लिया। और उसको बेचारे को पता भी नहीं था कि एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी, क्योंकि एलिजाबेथ ये बात अभी तक बताई नहीं थी रिचर्ड को, क्योंकि रिचर्ड बेचारा इतना झमेला का अंदर से जा रहा था, जेल में जा ट्रॉमा है, तो वो सोची थी कि चलो जेल से निकल जाएगा फिर उसको खुशखबरी देंगे। लेकिन वो खुशखबरी सुनने के लिए जिंदा नहीं बचा। अब एलिजाबेथ बेचारा करे क्या, ना उसका रिचर्ड उसके पास है और प्लस उन दोनों का प्यार का निशान जॉन भी तब उसका गोद में आ चुका था। इस हाल में उसका मुलाकात होता है गैब्रियल से, ठीक है, और गैब्रियल उसको प्रॉमिस करता है तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमसे शादी करूंगा और ये जो तुम्हारा बच्चा है इसको अपने बच्चे का नाम दूंगा, इसको अपने बच्चा जैसे ही पालूंगा। लेकिन वो अपना ये प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं करता है। जॉन को वो हमेशा, मतलब ऐसे तो वो अपना हर बच्चे को ही बहुत रूथलेसली ट्रीट करता है, लेकिन जॉन को खास करके वो एकदम अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उसको और बदतर तरीके से करता है। और एलिजाबेथ को कैसे ट्रीट करता है ये तो आप खुद ही देखेंगे पूरा नॉवेल में। तो एलिजाबेथ को लगता है कि ये जो है वो अपना जुर्म का, अपना गलती का सज़ा काट रहा है, ठीक है, ये जो उसने गुनाह किया है कि बिफोर वेडिंग सेक्स में इन्वॉल्व होने का, इसी का गलती है जो वो भी काट रहा है और उसका बेचारा बेटा भी काट रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर थर्ड पार्ट में हम लोग एंट्री ले लेते हैं जिसका नाम है द थ्रेशिंग फ्लोर। इसमें दिखाया जाता है कि जॉन को फाइनली कैसे सैल्वेशन मिलता है।
तो जॉन जा करके जैसे पहले ही बताया गया था कि थ्रेशिंग फ्लोर में वो एक स्पिरिट का द्वारा प्रभावित होकर के थ्रेशिंग फ्लोर में जाता है और रोआ रोहट चिल्ला चिल्ली शुरू कर देता है। अब उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई स्पिरिट पोजेस कर लिया है और उसका चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा, चारों